नमस्कार दोस्तों। तो हमने पहली क्लास में हमने देखा था कि राशन निर्माण की विधियां पढ़ी गई थी, जिसमें हमने पहली विधि तो पढ़ ली थी। अब दूसरी विधि हम पढ़ेंगे 2x2 मैट्रिक्स विधि। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड, यानी कि हमने दो खाद्य सामग्री लेनी है और दो ही पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था पियर्सन स्क्वायर मेथड में दो खाद्य सामग्री लेनी है और सिर्फ एक ही पोषक तत्व का ध्यान रखना, और इसमें रहेगी कि दो पोषक तत्व का ध्यान रखते हुए दो खाद्य सामग्री लेनी है, तभी तो इसको बोलेंगे 2x2। ठीक है, यानी दो गुणित दो विधि। इसमें रहेगा कि दो पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दो पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दो खाद्य सामग्री लेंगे। ठीक है, यानी कि जो मान लो कि हमने लिया गेहूं प्लस खल, तो इससे क्या होगा, गेहूं से मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, खल से मिल रहा है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि दो पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए दो खाद्य सामग्री लेंगे हम, जिसमें गेहूं के साथ खल लेंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हमको मिलेगा, जानवर को मिलेगा, और प्रोटीन भी मिलेगा। यह विधि भी उतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि इसमें भी सिर्फ दो ही न्यूट्रिएंट मिल पा रहे। ठीक है, इसके बाद अपने पास रहेगी तीसरी विधि। इसके बाद तीसरी विधि रहेगी लाइनर प्रोग्रामिंग विधि, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसके बाद रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें क्या रहेगा कि इसमें सभी 6 पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा खाद्य सामग्री, मतलब 6 पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आधार पर इसको बनाया जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आधार पर राशन बनाया जाएगा, जिसमें 6 के 6 पोषक तत्व उसमें उपस्थित हो। ठीक है, यानी कि इसमें सभी पोषक तत्वों को सही अनुपात में ध्यान में रखते हुए इस राशन बनाया जाएगा। इसमें रहेगा कि, और यूं मान लो कि नॉर्मली जो उस एरिया में मिल रहा है, यानी कि जो भी खाद्य सामग्री उस एरिया में मिल रही है जिसमें सही न्यूट्रिएंट हो, उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। यानी कि इसका जो लागत रहेगी वो भी कम रहेगी, यानी कि कम से कम होगा इसकी लागत, तो इसको बोलेंगे लिस्ट कॉस्ट। ठीक है, लिस्ट कॉस्ट यानी कि कम लागत में इसको बनाया जाएगा। लिस्ट कॉस्ट रहेगा, तो इस विधि को लिस्ट कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट ही लिखेंगे कि इसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा उचित राशन बनाना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा उचित अनुपात में राशन बनाना। ठीक है, उचित अनुपात में राशन बनेगा तो 6 के 6 पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसमें बनेगा, यानी कि 6 के 6 इसमें पोषक तत्व पाए जाएंगे। ठीक है, तो सभी पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर उचित अनुपात में राशन बनाना। अब 6 के 6 यानी कि सभी इसमें पोषक तत्व इसमें उपस्थित रहेंगे, तो इस राशन को अपन बोलेंगे कि संतुलित आहार, संतुलित राशन या संतुलित आहार। ठीक है, तो इसको बोलेंगे संतुलित राशन।
और ये ये राशन बनाने के लिए मिनिमम उस एरिया में ऐसे खाद्य पदार्थ लेंगे जो उस एरिया में अवेलेबल हो आसानी से, जिससे इसकी जो लागत रहेगी वो भी कम से कम रहेगी। ठीक है, यानी कि इसमें कम लागत यानी कि लिस्ट कॉस्ट वाले खाद्य पदार्थ का उपयोग करेंगे। ठीक है, और अगर इसमें लागत कम हो रही है, इसको लिस्ट कॉस्ट कहते हैं, इसी से इसको लिस्ट कॉस्ट राशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारे तीसरा जो विधि है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, इस लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में क्या रहता है कि कंप्यूटर के जो एक्सपर्ट रहते हैं वो कंप्यूटर के हिसाब से उसमें सही पोषक तत्व के अनुसार उसको सभी खाद्य पदार्थों को उसमें मिलाते हैं। इसमें क्या रहता है कि सभी पोषक तत्वों को ध्यान में रखकर एक उचित अनुपात में सभी पोषक तत्वों को मिलाते हैं और उसका राशन तैयार करते हैं। इसमें जो उस एरिया में जिसकी अवेलेबिलिटी जो भी खाद्य पदार्थ अवेलेबल होता है उसको मिलाते हैं, ताकि उसमें कम से कम लागत हो उस राशन की। ठीक है, इसी से इसको लिस्ट कॉस्ट यानी कम लागत को बोलेंगे लिस्ट कॉस्ट। इसी से इसको बोलेंगे कि लिस्ट कॉस्ट राशन। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि लिस्ट कॉस्ट राशन किसे कहते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग को जो बना हुआ राशन है उसको बोलेंगे कि लिस्ट कॉस्ट राशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि चौथा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एरर मेथड यानी कि हम पहले किसी जानवर पे उपयोग कर रहे हैं कि ये खिलाया, अब उसका क्या परिणाम होगा, उसके बाद हम उस परिणाम को सुधारेंगे। इस विधि को बोलेंगे हम ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक है, तो ये मेथड अभी किसी जानवर में उपयोग में नहीं किया जाता, ये पहले मुर्गी और सुअर में उपयोग में किया जाता है। यानी कि मुर्गी और सुअर में राशन बनाने का तरीका। ठीक है, यानी कि ट्राई एंड एरर मेथड, पहले इसको बनाओ, फिर जानवरों को खिलाओ, फिर उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बाद इस पे वापस काम करो। इसको बोलेंगे ट्राई एंड एरर मेथड। यह भी किसी भी जानवर को राशन बनाने के इसका उपयोग नहीं किया जाता, ये पहले मुर्गी और सुअर के राशन बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब राशन बनाने की विधियां होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो राशन अपन टोटल खिला रहे जानवर को उसमें शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए। यानी कि हेडिंग लगाएंगे कि जानवर को कुल जितना भी राशन खिला रहे उसमें शुष्क पदार्थ की कितनी आवश्यकता रहती है। तो जानवर के भोजन में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता या फिर वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अब यूं मान लो हम गाय को कोई चारा खिला रहे, या मतलब
चारा ही खिलाएंगे उसमें, तो शुष्क पदार्थ में सिर्फ चारा ही आएगा। शुष्क पदार्थ हम पहले ही पढ़े थे कि 30 से 35% उसमें शुष्क पदार्थ रहता है। पानी तो पहले से ही अलग हो गया, अब रहेगा शुष्क पदार्थ। अब शुष्क पदार्थों में हमको क्या क्या खिला रहे, तो शुष्क पदार्थ में उसको हम दो चीजें खिलाएंगे, एक तो चारा और एक दाना। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा है कि जो टोटल जो हम चारा और दाना खिलाएंगे उसमें से 2 भाग तो हम चारा का खिलाएंगे और 1 भाग दाना का खिलाएंगे। ठीक है, तो कुल भोजन का 2/3 भाग। ठीक है, और ये रहेगा कुल भोजन का 1/3 भाग। ठीक है, यानी कि कुल भोजन में जो अपन जानवरों को चारा खिलाएंगे वो 2/3 रहेगा और दाना रहेगा 1/3। ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, और जो हम चारा खिला रहे उसमें भी सूखा चारा और गीला चारा, सूखा चारा और गीला चारा। सूखा चारा और गीला चारा के अनुपात भी रहेगा 2:1, 2/3, और ये रहेगा 1। ठीक है, तो सूखा चारा और गीला चारा मेनली हम जो चारा खिलाएंगे उसमें से भी सूखा चारा 2/3 देंगे, यानी कि 2/3 देंगे। यानी कि जितना तो अपन टोटल दे रहे हो उसमें से 2% भाग तो सूखा चारा देंगे और 1% भाग देंगे हम गीले चारे का। ठीक है, यानी कि यूं मान लो कि हम जानवर को टोटल जो कुल भोजन दे रहे, ये आ गया कुल भोजन। ठीक है, यानी कि जानवर को टोटल 10 किलो हम भोजन दे रहे हैं। ठीक है, उसमें से भी 2/3 भाग, 2/3 यानी कि लगभग 6.6 किलो भाग। ठीक है, लगभग 6.6 किलो भाग तो हम उसके दे दे दाना और चारा, और 3.4 किलो भाग दे रहे हैं हम उसको दाना। उसमें से भी 6.6 किलो में से भी 4.4 किलो हम उसको सिर्फ दे रहे हैं सूखा चारा, और बचा हुआ 2.2 भाग दे रहे हैं हमको गीला चारा। ठीक है, यानी कि जानवर में जो शुष्क पदार्थ की उसको आवश्यकता रहती है उसमें से भी हम कुल भोजन का चारा और दाना 2:1 के रूप में हम खिलाते हैं, यानी कि 2/3 और 1/3 भाग। ठीक है, उसमें से भी जो चारा रहता है, चारे में से भी सूखा चारा उसको 2/3 के रूप में खिलाएंगे और गीला चारा उसको 1/3 के रूप में खिलाएंगे। यूं मान लो कि अगर ये सूखा चारा है और ये गीला चारा है, अगर गीले चारे में भी अगर हम उसको रिजगा या बरसिम खिलाए जिसकी पोषक तत्व की उसमें वैल्यू ज्यादा है, तो हम जो खिला रहे उसका भी उससे भी कम कर देंगे, क्योंकि हम किसी को 10 रोटी दे रहे हैं। ठीक है, किसी को 10 रोटी दे रहे और किसी को 2 रोटी दे रहे और कुछ ड्राई फ्रूट्स बादाम वगैरह दे रहे, दूध दे रहे। ठीक है, उतना दिया तो दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो 2 रोटी खा रहा है और बादाम वगैरह खा रहा है उसकी पोषक तत्व का मान उसमें ज्यादा रहेगा, और 10 रोटी खा रहा है उसमें पोषक तत्व का मान कम रहेगा। तो सेम इसी में रहेगा कि जो गीला चारा हम उसको टोटल जो दे रहे उसमें से भी अगर जो 10 किलो वो गीला चारा खा रहा है और उसी में से 2 किलो अगर रिजगा बरसिम खाने से उसको उस पोषक तत्व का वैल्यू पोषक तत्व उसको मिल रहे, तो 10 किलो खाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अगर इसमें लिखेंगे हम कि अगर जानवर को जो हम मेनली जो हम गीला चारा दे रहे उसमें अगर दलहनी चारा दिया जाए तो उसका अनुपात और भी कम कर देंगे। पहले हम लिखेंगे कि जो जानवर को या फिर गाय को जो हम कुल भोजन दे रहे, तो कुल भोजन का चारा अनुपात दाना। ठीक है, तो 2:1 के रूप में देंगे, और कुल चारे का, ठीक है, कुल चारे का सूखा चारा
अनुपात गीला चारा, यानी कि 2:1। ठीक है, यानी कि जो हम टोटल उसको चारा दे रहे और दाना, टोटल भोजन दे रहे उसमें से चारा और दाने का अनुपात रहेगा 2:1, और टोटल जो चारा दे रहे उसमें से सूखे और गीले चारे का अनुपात रहेगा 2:1। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कह रहा था कि जो दलहनी चारा दिया जाए। ठीक है, अगर गीले चारे के रूप में जानवर को दलहनी चारा खिलाया जाए तो जो कुल गिरा टोटल जो चारा रहता है उसमें से 3/4 भाग, यानी कि मान लो, पॉइंट लिखेंगे कि अगर जानवर को कुल चारे का ही लिखो, कुल चारे में दलहनी चारा दिया जाए, दलहनी चारे दिया जाए तो सूखा चारा और गीला चारा, गीले चारे में भी क्या देंगे, रिजगा और बरसिम। ठीक है, अगर जानवर को टोटल जो चारा दे रहा है उसमें से भी सूखा चारा और गीला चारा, गीले चारे भी मेनली क्या देंगे, रिजगा और बरसिम। अगर गीले चारे में रिजगा और बरसिम है तो उसमें गीले चारे का मान और भी उसको कम कर देंगे, यानी कि गीले चारे को कम करके सूखे चारे को बढ़ा देंगे। ठीक है, यानी कि 3:4, और इसको करेंगे 1:1 ठीक है, इसको देंगे हम 3/4 और इसको देंगे हम 1/4, यानी कि यूं मान लो कि 75% तो देंगे हम सूखा चारा और 25% देंगे हम गीला चारा। तो इसका अनुपात हो जाएगा इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे कि यदि जानवर को दलहनी चारा दिया जाए, जानवर को दलहनी चारा दिया जाए, अब दलहनी चारे में भी मैंने क्या रहेगा, रिजगा और बरसिम। ठीक है, रिजगा और बरसिम देंगे तो सूखा चारा अनुपात गीला चारा, तो सूखे चारे और गीले चारे का अनुपात क्या रहेगा, 3:1। नॉर्मली अगर चारा दे जिसमें दलहनी चारा नहीं हो तो ये अनुपात रहेगा 2:1, और अगर दलहनी चारा दिया जाए तो इसका अनुपात बढ़ के हो जाएगा 3:1। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि गाय भैंस को जो भोजन हम खिलाते हैं उसमें टोटल उसकी आवश्यकताएं क्या रहती है, यानी कि हम किस मतलब अनुपात में उनको खाना, जो भोजन खिलाते हैं वो टोटल हमें उसको कितना खिलाना चाहिए। तो हेडिंग लिखेंगे कि गाय भैंस में भोजन की आवश्यकता। ठीक है, यानी कि गाय भैंस को हम जितना भोजन खिला रहे उसमें उसको कितनी भोजन की आवश्यकता होगी। तो हम लिखेंगे एक तरफ गाय लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे भैंस। ठीक है, भैंस ले लो या फिर विदेशी गाय ले लो, विदेशी गाय या फिर संकर गाय, या फिर जिसका क्रॉस ब्रीडिंग की गई हो उसको बोलेंगे संकर गाय। ठीक है, गाय ले लो, भैंस ले लो, विदेशी गाय ले लो या फिर संकर गाय ले लो। संकर गाय यानी कि जिसकी क्रॉस ब्रीडिंग की गई हो। ये तब है जब नॉर्मली
यानी कि गाय भैंस जब प्रेग्नेंट नहीं हो, ये अगर नॉर्मली अगर उनको दिया जाए वो रहेगा। तो जो गाय रहेगी, गाय को शरीर का वजन का 2.5% भाग, शरीर का वजन का 2.5% भाग, यानी कि अगर कोई 100 किलो की गाय है तो उसको टोटल 2.5 किलो उसको शुष्क पदार्थ दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि शरीर के वजन का 2.5%। ठीक है, और अगर भैंस या विदेशी गाय में पूछा जाए तो शरीर के वजन का 3%। अब भैंस और विदेशी गाय को एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि इनमें लगभग वजन सेम ही होता है। ठीक है, यूं मान लो, या फिर 100 किलो पर, सॉरी 2.5 किलो देंगे हम 100 किलो बॉडी वेट पर, 100 किलो बॉडी वेट पर, और इसको देंगे 3 किलो 100 किलो बॉडी वेट पर। ठीक है, यानी कि भोजन की आवश्यकता उसमें, भोजन या शुष्क पदार्थ की आवश्यकता उसमें कितनी होती है। अगर गाय है तो उसको अगर शरीर के वजन का 2.5%, यानी कि 100 किलो उसका अगर वजन है तो 2.5 किलो देंगे। और अगर भैंस या विदेशी गाय रहती है तो उसके शरीर का वजन का 3%, यानी कि 100 किलो अगर उसका वजन है तो उसके 3 किलो देंगे। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो तब है कि जब नॉर्मल, यानी कि गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि जीवन निर्वाह राशन उसको टोटल कितना देंगे। जीवन निर्वाह राशन, ठीक है, ये भी सेम आ जाएगा। यह आ गया गाय, यह आ गया भैंस और विदेशी गाय। अब अगर हमको अगर क्वेश्चन में यूं दिया जाए कि गाय नॉर्मल, अगर गाय पूछा जाए तो हम नॉर्मली, अगर गाय पूछा जाए तो इस गाय को मानकर ही हम बताएंगे, यानी कि देशी गाय को। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए, सिर्फ गाय दिया जाए तो देशी गाय मानेंगे, और विदेशी गाय अगर दिया जाए तो विदेशी गाय। ठीक है, इसमें अब जीवन निर्वाह राशन, यानी कि जीवन जीने के लिए प्रतिदिन उसको कितना भोजन दिया जाना चाहिए। तो जो गाय रहती है उसको 4 किलो उसको देंगे भूसा, और 1 किलो देंगे दाना, 1 किलो देंगे दाना। ठीक है, और भैंस या विदेशी गाय है तो उसको 4 से 6 किलो देंगे भूसा प्लस 1 किलो देंगे दाना। इसमें से भी 4 से 6 किलो में से भी हमको 6 किलो, यानी कि जो ज्यादा वैल्यू है उसको ही मान्य ज्यादा रहेगा। ठीक है, यानी कि हम जो जीवन निर्वाह राशन उसको प्रतिदिन दे रहे हैं उसमें से भी हम 4 किलो उसको भूसा देंगे और 1 किलो दाना देंगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देंगे हम कि उत्पादन राशन। ठीक है, यानी कि जो गाय भैंस दूध दे रही है उनको कितना राशन देंगे। उत्पादन राशन यानी कि जैसे कि दूध उत्पादन कर रही है तो उसको 40% एक्स्ट्रा दाना देंगे, और अगर गाय सॉरी भैंस या फिर विदेशी गाय अगर कोई है तो उसको शरीर जितना भी उत्पादन कर रही है दूध उसको 50% देंगे। ठीक है, यानी कि उत्पादन राशन, उत्पादन राशन, यानी कि अगर कोई गाय है या फिर भैंस है या विदेशी गाय है तो उत्पादन राशन उनको देंगे जितना वो दूध उत्पादन कर रही है उसका 40% भाग। ठीक है, तो दूध उत्पादन का 40%, और इसको देंगे दूध उत्पादन का 50%।
ठीक है, यानी कि उत्पादन राशन कितना देना चाहिए, जितना गाय दूध उत्पादन कर रही है देसी गाय, उसको उसके दूध उत्पादन का 40% देंगे, और जो भैंस या विदेशी गाय है उसको दूध उत्पादन का 50% देंगे। यानी कि यूं मान लीजिए कि 1 किलो दाना 2.5 लीटर दूध पे देंगे। अगर कोई गाय है 2.5 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1 किलो दाना देंगे, ठीक है, और इसको 1 किलो दाना देंगे 2 लीटर दूध पे, यानी कि जितना उत्पादन हो रहा है उसका 50%, यानी कि 2 लीटर दूध दे रही है तो 1 किलो दाना देंगे, और 40% यानी कि 2.5 लीटर दूध दे रही है तो 1 किलो दाना देंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जो गाय भैंस में भोजन की आवश्यकता रहती है, तो हम गर्भावस्था राशन, इसमें अगला पॉइंट रहेगा, इसमें गर्भावस्था राशन। यानी कि गर्भावस्था राशन यानी कि अगर कोई गाय भैंस प्रेग्नेंट है तो उसके अंतिम ट्राइमेस्टर में कितना दाना देंगे, ठीक है। तो गाय, भैंस और विदेशी गाय, तो अगर कोई गाय प्रेग्नेंट है तो उसको अंतिम ट्राइमेस्टर में 1.25 किलो दाना देंगे, 1.25 किलो दाना, यानी कि लगभग 1.25 किलो दाना देंगे, ठीक है। और अगर कोई भैंस या विदेशी गाय प्रेग्नेंट है तो उसको 1.75 किलो, यानी कि लगभग 1.25 किलो उसको दाना देंगे, यानी कि जीवन निर्वाह राशन के एक्स्ट्रा देंगे। ये जो देंगे वो जीवन निर्वाह राशन तो उसको दे ही रहे, उसके जो अतिरिक्त देंगे, यानी कि गर्भावस्था राशन यानी अंतिम ट्राइमेस्टर में गाय को 1.25 किलो हम एक्स्ट्रा दाना देंगे, और भैंस या विदेशी गाय को 1.25 किलो एक्स्ट्रा दाना देंगे, ठीक है। ठीक है, यानी कि अगर हम जैसे कि गाय और भैंस है, ठीक है, उनको कैटल फीड यानी कि जो मेनली हम उसको दाना देते हैं, ठीक है, जो मेनली दाना देंगे वो गाय भैंस को दाने के में कैटल फीड खिलाना चाहिए, ठीक है। मेनली मतलब जो हम यूं मान लो ये जो कैटल फीड रहता है, एक मिनट ये लिख देता हूं कि कैटल फीड, कैटल फीड यानी कि जो भी पैकेट में जो भी फीड आता है जो आरडीएफसी से बन के आता है, ठीक है, वो रहेगा कैटल फीड। जो पैकेट में आता है वो हमको कितना खिलाना चाहिए, मतलब गाय भैंस को कितना खिलाना चाहिए, फिर उसमें मेनली आता क्या क्या है। तो कैटल फीड में मेनली तो दाना ही आता है, क्योंकि उसमें चारा नहीं रहता, चारा जो हम घर पे खिलाएंगे, ठीक है। बाकी कैटल फीड में आएगा सिर्फ दाना, और उसको बनाएगी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी कि आरसीडीएफ जो कैटल प्लांट जो तैयार कर कैटल प्लांट में कैटल फीड तैयार करती है, जो कि राजस्थान में मुख्यतः, बाकी प्राइवेट सेक्टर में तो और भी तैयार कर रहे हैं, बाकी जो सरकारी लेवल पे जो कर रही है वो है आरसीडीएफ, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। उसमें से भी वो 2 टाइप के कैटल फीड बना रही है, एक तो BIS टाइप 1 जिसको बोलेंगे गोल्ड, और दूसरा रहेगा BIS टाइप 2 जो रहेगा नॉर्मल। BIS 2 टाइप 1 में रहेगा प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा रहेगी, और BIS 2 टाइप में रहेगा नॉर्मल रहेगा, जिसमें रहेगी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहेगी। यानी कि यूं मान लो ये जो कैटल फीड है जो कि आरसीडीएफ के जो फीड प्लांट है उसमें बन रहे, उसमें मेनली करके क्या रहता है, तो उसमें मेनली रहता है दाना रहता है, उसमें
दाने जो पोषक तत्व उसमें मिले हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे, पहला ही पॉइंट लिखेंगे कि गाय भैंस के लिए दाने के लिए कैटल फीड खिलाया जाता है। गाय भैंस को दाने के लिए कैटल फीड खिलाया जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट रहेगा कि कैटल फीड बनता कहाँ पर है, तो कैटल फीड बनता है राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन, RCDF के कैटल फीड प्लांट, कैटल फीड प्लांट में तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कैटल फीड आता है, कैटल फीड मुख्यतः उसमें दाना ही रहता है, और ये तैयार कहाँ पर होता है, तो राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF के कैटल फीड प्लांट में ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो कैटल फीड बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो RCDF में जो कैटल फीड बनाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, कैटल फीड के प्रकार, तो कैटल फीड 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो BIS टाइप 1 जिसको बोलेंगे गोल्ड, दूसरा रहेगा BIS 2 BIS टाइप 2 जिसको बोलेंगे जनरल। ठीक है, अब BIS टाइप 1 गोल्ड यानी क्या, अगर हम दूध भी ले तो दूध में 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो गोल्ड रहता है और एक जनरल रहता है। तो गोल्ड में क्या रहता है कि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा रहती है या फिर उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा रहता है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि अमूल का कोई दूध आता है, अमूल का दूध रहता है उसमें लिखा रहता है कि अमूल गोल्ड, सरस गोल्ड। तो गोल्ड गोल्ड लिखा रहता है यानी कि उसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो, यानी कि जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होती है उसमें ऊपर गोल्ड लिखा रहता है। तो इसमें भी प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा रहती है, प्रोटीन व वसा की मात्रा ज्यादा रहती है। और टाइप 2 में रहती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, BIS टाइप 1 और BIS टाइप 2, जिसमें BIS टाइप 1 जो गोल्ड रहता है उसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा रहती है, और BIS टाइप 2 जनरल जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है। BIS का फुल नाम भी लिख दीजिए, BIS, इसका नाम रहेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब हम देखेंगे कि उसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा में क्या अंतर रहता है। ठीक है, यानी कि जो BIS टाइप 1 गोल्ड और BIS टाइप 2 जनरल, जिसमें जनरल में रहता कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है और गोल्ड में प्रोटीन और वसा की मात्रा ज्यादा रहती है, तो कितना कितना रहता है ये हम देखेंगे। एक तो कैटल फीड का नाम BIS टाइप 2, BIS टाइप 1 और BIS टाइप 2।
ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे एक तो सीपी और सीएफ यानी कि टोटल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसमें देखेंगे कि नमी, इसमें देखो एक तो आएगा क्रूड प्रोटीन, ठीक है, यानी कि प्रोटीन, क्रूड फाइबर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और नमी की मात्रा, और वसा और खनिज, इधर एक्सट्रैक्ट और ठीक है खनिज, या फिर इसको लिख दो AIA या सिलिका, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो BIS टाइप 1 जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, एक तो प्रोटीन इसमें 22% रहेगा और एक वसा की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें वसा की मात्रा रहेगी 3%, बाकी नमी दोनों में 11% रहेगी, ठीक है। यानी कि जो कैटल फीड रहता है उसमें नमी की मात्रा सेम ही रहती है 11%। इसमें कार्बोहाइड्रेट टाइप सेकंड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो इसमें रहेगा कार्बोहाइड्रेट 12%, ठीक है। इसमें रहेगा नॉर्मली 7%, इसमें प्रोटीन रहेगा नॉर्मली 20%। क्या रह गया वसा, वसा की मात्रा इसमें 2.5%, और खनिज की मात्रा इसमें रहेगी 3%, और इसमें रहेगी खनिज की मात्रा 2.4%, ठीक है। यानी कि जो कैटल फीड है, जो BIS टाइप 1 और BIS टाइप 2 जो RCDF डेयरी में बनते हैं, उसमें जो कोल्ड टाइप रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा और वसा की मात्रा ज्यादा रहेगी, और जो टाइप 2 है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और खनिज की मात्रा इसमें ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जानवर के तो जो फीड रहता है वो हो गया। अब देखेंगे बछड़े को, यानी कि छोटा जो जानवर का जो छोटा बच्चा रहता है उसको फीडिंग, बछड़े की फीडिंग, ठीक है। बछड़े की फीडिंग जिसको बोलते हैं कार्प फीडिंग, कार्प फीडिंग। यानी कि जो छोटा बच्चा है उसकी फीडिंग किस प्रकार रहती है। अब बछड़ा जो उसके जन्म से लेंगे, ठीक है, यानी कि बछड़े की उम्र, पहला रहेगा उसके बछड़े की उम्र, बछड़े की उम्र। उसके बाद हम लेंगे कि उसको खीस या दूध कितना पिलाते हैं, खीस या दूध। उसके बाद लेंगे कि हम उसको कार्प स्टार्टर, कार्प स्टार्टर यानी कि उसको हम स्टार्टिंग में कितना दाना खिला रहे हैं, ठीक है, कार्प स्टार्टर राशन। उसके बाद लेंगे हम उसको हे कितनी खिला रहे, ठीक है। अब यूं मान लीजिए कि कोई भी बछड़ा है, यानी कि कोई भी गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है, उसको स्टार्टिंग में 1 से 3 दिन तक उसको सिर्फ खीस खिलाएंगे। खीस भी कितनी पिलाएंगे, शरीर के वजन का 10%, ठीक है। उसका शरीर का वजन का 10% भाग, यानी कि अगर 20 किलो का अगर कोई है तो उसको 2 किलो उसको खीस पिलाएंगे, ठीक है। उसको स्टार्टिंग में लिखेंगे हम, अगर 1 से 3 दिन का कोई बच्चा है तो उसको शरीर के वजन का 10% यानी कि उसको देंगे हम शरीर के वजन का 10% सिर्फ खीस पिलाएंगे उसको, ठीक है, दूध नहीं पिलाएंगे अभी। वैसे भी अभी शरीर के वजन का 10% यानी कि 1/10 उसको भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ठीक है। फिर 4 दिन से लेकर 14 दिन तक
4 दिन से लेकर 14 दिन तक सिर्फ दूध पिलाएंगे, वो भी शरीर के वजन का 10%, यानी कि 1/10। ठीक है। उसके बाद 14 दिन से लेकर 21 दिन तक, 14 दिन से लेकर 21 दिन यानी कि लगभग 2 से 3 सप्ताह। ठीक है, लगभग 2 से 3 सप्ताह उसको दूध देंगे। दूध कितना? सेम शरीर के वजन का 10%, यानी कि 1/10। फिर उसको थोड़ा कार्ब स्टार्टर देंगे। कार्ब स्टार्टर यानी कि जो बछड़ा दूध के अलावा जो अतिरिक्त दाना खाएगा, दाना रहता है, खल रहता है, जो हम खिलाएंगे उसको वो। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी हे देंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि उसके बाद हम 22 से 35 दें। अब क्या रहेगा कि बछड़े के धीरे धीरे दूध को कम करते जाएंगे, यानी कि दूध देंगे हम 1/15, यानी कि उसके दूध को हम धीरे धीरे अब कम कर देंगे और दाना देंगे 100 ग्राम और हे देंगे एड लिबिटम। एड लिबिटम यानी कि उसको सामने जाके रख देंगे, वो उतना मर्जी, उसका जितना मर्जी हो उतना खाएगा। फिर 1 से 2 महीने, 1 से 2 माह। ठीक है, 1 से 2 माह यानी कि हम अब उनको, उसका क्या रहता है कि दूध हमको धीरे धीरे कम करना है, यानी कि दूध हम कम कर देंगे, एकदम 1/20 कर देंगे। ठीक है, दूध यानी कि और भी उससे कम कर दिया, और उसको काप स्टार्ट देंगे 200 ग्राम। ठीक है, और है तो हम एड लिबिटम ही देंगे उसको, यानी कि उसके सामने रख देंगे, उसको जितनी मर्जी हो खाए। फिर आएगा उसके 1 से 2 महीना होगा, फिर 2 से 3 महीने तक, 2 से 3 माह, 2 से 3 माह उसका फिर दूध रहेगा वो धीरे धीरे बंद कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे बंद, और जो काप स्टार्टर राशन रहेगा वो उसको देंगे 500 ग्राम और है देंगे एड लिबिटम। और जब बछड़ा 3 माह का पूरा हो जाए तो उसका दूध एकदम बंद कर देंगे। ठीक है, जिसको बोलेंगे वीनिंग। ठीक है, यानी कि जब बछड़ा 1 से 3 दिन का रहता है तो सिर्फ उसको खीस पिलाएंगे, शरीर के वजन का 10% भाग, उसको स्टार्टिंग में कोई कार्ब स्टार्टर या है नहीं देंगे। ठीक है, 4 से 14 दिन जब उसकी एज है, 4 से 14 दिन, उसके 4 से 14 दिन एज है, तब उसको खीस तो लास्ट 3 दिन तक ही आएगी, उसके बाद हम देंगे उसको दूध। ठीक है, उसके बाद 14 लगभग 2 से 3 सप्ताह में, 2 से 3 सप्ताह में उसको दूध देंगे सेम शरीर के वजन का 10%। उसके बाद उसको थोड़ा कार्ब स्टार्टर देंगे और थोड़ी है खिलाएंगे। उसके बाद जब 22 से 35 दिन हो जाएगी उसका दूध थोड़ा कम कर देंगे और कार्ब स्टार्टर थोड़ा बढ़ा देंगे, यानी कि 100 ग्राम कर देंगे। और चारा या फिर है उसको इसलिए खिलाएंगे ताकि वो जल्दी से पच सके, और ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको क्यों दे रहे, ताकि उसके अमाशय का मतलब उसमें जो रुमन है उसका विकास हो सके, या इसलिए इसको धीरे धीरे उसको देंगे, एक साथ से नहीं देंगे। ठीक है, फिर 102 माह होने पर उसमें दूध की मात्रा और कम करते जाएंगे और काप स्टार्टर और है थोड़े थोड़े बढ़ाते जाएंगे। फिर 3 महीने का जब बछड़ा 3 महीने का हो जाए तो उसको दूध बंद ही कर देंगे, यानी कि उसकी वीनिंग कर देंगे, दूध छुड़ाने को बोलते हैं वीनिंग।
यानी कि जो बछड़े की फीडिंग है, बछड़े के जन्म से 1 से 3 दिन तक उसको सिर्फ खीस पिलाएंगे। कितना? शरीर के वजन का 10वां भाग। यानी कि अगर 10 किलो अगर उसका वजन है तो 1 किलो, 20 किलो वजन है तो उसको 2 किलो। उसके फिर 4 से 14 दिन तक उसको सिर्फ दूध पिलाएंगे। फिर 15 से 21 दिन तक, यानी कि 2 से 3 सप्ताह में उसको दूध भी पिलाएंगे, थोड़ा सा उसको काल्प स्टार्टर देंगे, यानी कि थोड़ा दाना देंगे, खल देंगे, और फिर थोड़ी उसको हे देंगे। फिर 22 से 35 दिन तक उसको दूध उसकी मात्रा और कम करते जाएंगे, और उसका काप स्टार्टर और हेप की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। फिर 3 महीने तक, 3 महीने की उम्र पर उसको दूध बंद करवा देंगे, यानी कि 3 महीने की उम्र पर उसकी विनिंग करवा देंगे। ठीक है। और एक आता है मिल्क रिप्लेसर। मिल्क रिप्लेसर मिल्क रिप्लेसर यानी कि जो हम स्टार्टिंग में खीस के बाद उसको मिल्क की जगह पे उसको क्या दे रहे, तो मिल्क रिप्लेसर देंगे 4 दिन की उम्र पर। 4 दिन की उम्र पर उसको देंगे मिल्क रिप्लेसर। यानी कि बछड़े को हम दूध के अलावा क्या देंगे, यानी कि दूध के अलावा जो दूध का ही काम करे, यानी खीस के बाद हम उसको क्या देंगे, तो 4 दिन की उम्र पर उसको मिल्क रिप्लेसर, यानी कि मिल्क की जगह पर मिल्क जैसा ही उसको देंगे, जिसे बोलेंगे मिल्क रिप्लेसर, जो कि 4 दिन की उम्र पर हम उसको देंगे। ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे हम कि बछड़े को खीस कब और कितनी मात्रा में पिलानी चाहिए। खीस कोलेस्ट्रम। पहले तो देखेंगे कि हम खीस होता क्या है और उसका काम क्या रहता है। ठीक है। मतलब खीस जब बछड़े का जन्म होता है तो जो हल्का पीले रंग का जो दूध रहता है, जो उसको बछड़े को इम्यूनिटी देता है। ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर जो बछड़े को इम्यूनिटी देने का काम करता है वो खीस ही रहता है। यानी कि स्टार्टिंग आप मान लो बछड़े का जन्म हुआ, उसके स्टार्टिंग में 15 से 30 मिनट तक उसको खीस पिला ही देनी चाहिए, ताकि उसमें क्या रहता है कि वो खीस उसके अबोमेजम में जाके वो उसको इम्यूनिटी प्रदान करेगा। यानी कि बछड़े को स्टार्टिंग में खीस, या फिर खीस की पहले परिभाषा लिख देंगे कि बछड़े के जन्म के पश्चात प्रथम हल्का पीला दूध जो बछड़े को इम्यूनिटी देने का काम करे। ठीक है। इम्यूनिटी देने का काम यानी कि उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता, उसको बढ़ाता है। ठीक है। अब बछड़े को किस मात्रा में देनी चाहिए। ठीक है। यानी कि उसको जो फर्स्ट फीडिंग रहती है खीस की, फर्स्ट फीडिंग, ठीक है, यानी कि बछड़े को फर्स्ट फीडिंग कब करानी चाहिए और कितनी करानी चाहिए। तो बछड़े को फर्स्ट फीडिंग जन्म के 15 से 30 मिनट के अंदर करवा देनी चाहिए। ठीक है। देखो, अब बछड़ा जो है उसको जन्म के 15 से 30 मिनट अगर वो अपने से नहीं पी रहा है, तो हम उनको जो अपने निप्पल रहता है या फिर जैसे भी करके उसको पिलाना है बछड़े को, ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। ठीक है। और इसको पिलाएंगे कितना, तो शरीर के वजन का 5 से 8%। ठीक है। शरीर के वजन का 5 से 8% उसको प्रथम फीड कराएंगे, और सेकंड फीड रहेगी, सेकंड फीडिंग जो रहेगी वो जन्म के पश्चात
सेकंड जो फीडिंग रहेगी वो जन्म के पश्चात लगभग 12 घंटे में उसको करवानी है। ये भी कितनी रहेगी, ये भी रहेगी शरीर के वजन का 5 से 8%। ठीक है, फिर उसके बाद हमें सेकंड डे और थर्ड डे शरीर के वजन का 10%। ठीक है, ठीक है, यानी कि मान लो कि कोलोस्ट्रम यानी खीस है क्या, यानी कि जो बछड़े का जन्म होता है उसके पश्चात जो माँ का जो प्रथम जो फर्स्ट में जो हल्का पीला दूध निकलता है उसको बोलेंगे खीस। अब खीस का कार्य क्या रहता है, तो खीस का कार्य रहता है कि जो बच्चों को इम्यूनिटी जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब बछड़े को फर्स्ट फीडिंग कब करवानी चाहिए, तो 15 से 30 मिनट के अंदर बच्चे को फर्स्ट फीडिंग करवा देनी चाहिए। तो कितनी करवानी चाहिए, तो शरीर के वजन का 5 से 8% भाग। और सेकंड फीडिंग कब करवानी चाहिए, तो जन्म के पश्चात जब 12 घंटा हो जाए उसके बाद अपन उसको पिला सकते हैं, वो भी शरीर के वजन से 5 से 8%। उसके बाद हम सेकंड और दूसरे और तीसरे दिन हम बछड़े को जो खीस पिलाएंगे वो शरीर के वजन का 10% खीस पिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि खीस का तो हो गया, उसके बाद हम बछड़े को खीस के अलावा जो फर्स्ट टाइम देंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम तो दाना देंगे या फिर जो काल्प स्टार्टर राशन देंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम जो हम उसको दाना दे रहे। ठीक है, यानी कि सेकंड रहेगा काप स्टार्टर राशन। ठीक है, यानी कि जन्म के पश्चात जब हम खीस पिलाएंगे, खीस के बाद जो हम उसको काप स्टार्टर राशन यानी कि उसको जो प्रथम दाना देंगे वो या प्रथम भोजन जो देंगे वो कितना देंगे। ठीक है, तो जन्म के पश्चात जो बच्चों को जो पहला बार जो हल्का दाना दिया जाता है उसको बोलेंगे काप स्टार्टर राशन। ठीक है, अब कब देना शुरू करते हैं, तो जब बछड़ा लगभग 2 सप्ताह के बाद ये शुरू करते हैं। जब बछड़ा 2 सप्ताह का हो जाए यानी कि 15वें दिन से काप स्टार्टर राशन हम शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें एक तो डीसीपी रहेगा, एक सीपी रहेगा और एक टीडीएन रहेगा। ठीक है, डीसीपी, सीपी और टीडीएन यानी कि जिसमें रहेगा दाने में टीडीएन 60% से ज्यादा ही रहेगा, सीपी और डीसीपी यानी कि प्रोटीन जो हम बछड़े को स्टार्टिंग में जो खिलाएंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि नॉर्मली जितनी होती है उससे ज्यादा रखनी है। तो हम देखेंगे कि काप स्टार्टर राशन की परिभाषा क्या है। तो बछड़े को हम जन्म के पश्चात जो भी पहला हल्का दाना देते, ठीक है, यानी कि जन्म के पश्चात बछड़े को दिया जाने वाला हल्का दाना। ठीक है, अब रहेगा कि इसको कब देना चाहिए, कब देना चाहिए, तो इसको कब देंगे कि जन्म से 15वें दिन, 15वें दिन के बाद। ठीक है, यानी 15वें दिन से इसको चालू करना है। अब इसमें रहेगा कि इसमें संगठन मतलब इसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, यानी कि जो दाना रहता है उसमें क्या क्या रहेगा। अब दाने में क्या क्या रहेगा, तो दाने में हम खिला सकते हैं खल, अनाज के दाने और
मिनरल्स। ठीक है, अब इसमें डीसीपी, सीपी और टीडीएन कितना रहेगा। ठीक है, तो डीसीपी जो रहेगा वो रहेगा, देखो डीसीपी, सीपी और टीडीएन, डीसीपी की मात्रा कभी भी सीपी से ज्यादा नहीं होगी और ये दोनों है प्रोटीन। टीडीएन कभी भी दाने में 60% से कम नहीं रहेगी, 60% से ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, यानी कि डीसीपी मात्रा रहेगी 18.5 से 19.5, यानी कि एवरेज में ले ले तो 19%। ठीक है, और सीपी की मात्रा रहेगी 24.5 से 25.5, यानी कि 25%। टीडीएन की मात्रा रहेगी लगभग 75%। ठीक है, यानी कि 19, 25, 75। ठीक है, जो हम बच्चे को स्टार्टर में राशन जो देंगे, जो दाना देंगे, उसमें डीसीपी, सीपी और टीडीएन का अनुपात रहेगा 19, 25 और 75। ठीक है, उस मात्रा में रहेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया बछड़े में फीडिंग। अब पढ़ेंगे हम किड और लैम्ब में फीडिंग। लैम्ब और किड में फीडिंग। अब लैम्ब किसको बोलते हैं, तो भेड़ के बच्चे को बोलेंगे हम लैम्ब, और बकरी के बच्चे को बोलेंगे हम किड। ठीक है, ठीक है, तो लैम्ब और किड में फीडिंग हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।